मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृशाली जैन की लिखी कहानी द ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। दिल्ली का सराय रोहिल्ला अमूमन बहुत भीड़भाड़ वाला नहीं होता और शाम भी नहीं था। 3 प्लेटफॉर्म वाले उस स्टेशन के तीसरे प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर बैठी अपर्णा दूर क्षितिज से मिलती रेल की पटरियों को अपलक देखे जा रही थी। उसके ख्याल भी उन पटरियों की तरह कहीं दूर भागे जा रहे थे। बगल में बने वाटर पॉइंट पर लोग कतार में पानी भरने के लिए खड़े थे। शायद सबसे आगे वाले आदमी की ऑपरेटर से कोई बहस हो गई थी। शोर बढ़ने लगा था। गोद में सो रही नित्या चौंक गई। अपर्णा ने धीरे से उसे कंधे से लगाया और थपथपाने लगी। साल भर की नित्या आराम पाते ही फिर सो गई। दिल्ली से चेन्नई तक का सफर तय करने जा रही थी अपर्णा। संग में छोटी सी नित्या और नित्या के पापा के ख्याल। अपर्णा हड़बड़ा के उठ खड़ी हुई। वाटर पॉइंट पर झगड़ा बढ़ता जा रहा था। उसने आगे पीछे नजर घुमाकर देखा और नित्या को गोद में संभालते हुए अपर्णा अपना सामान लेकर वहां से आगे चली गई। अचानक एहसास हुआ कि सवेरे से कुछ नहीं खाया था। नित्या का ही सामान खरीदने और पैक करने में रह गई थी। 3 दिन का सफर था चेन्नई का। खाने की तो आज सोचने की भी उसको फुर्सत कहाँ थी। छोटा सा स्टेशन था। अपर्णा 1 कप कॉफी की चाह में प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर तक पहुंच गई थी। घड़ी देखी, शाम के 7:30 बज रहे थे। एक हाथ से कॉफी पीते हुए एक हाथ से नित्या को संभालती वहीं चाय के काउंटर के पास अपर्णा अपनी अटैची के बगल में खड़ी थी। ये मशीन वाली कॉफी उसे कभी नहीं भाई थी। उसे याद था जब वो और शरद नैनीताल घूमने गए थे और शरद ऐसी ही मशीन वाली कॉफी ले आया था उसके लिए। उसने शरद से पूरा 1 घंटा बात नहीं की थी। कितनी बेकार होती है ये कॉफी, और तुम जानते हो मुझको बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, पर कहाँ याद रहेगा ना तुमको। बिल्कुल भड़क गई थी वो। अरे बाबा अभी पी लो, फिर अच्छी कॉफी भी पिला दूंगा। शरद ने मनाने की कोशिश की थी। जी नहीं, आप ही रखें ये कॉफी। कॉफी का कप उसके हाथ में थमाकर आगे चली गई थी वो। इस वक्त अमृत जैसी लग रही थी वही कॉफी। दिल्ली से चेन्नई को जाने वाली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:50 से बिना किसी विलंब के चल रही है। अनाउंसर की मशीनी आवाज अपर्णा को ख्यालों से बाहर खींच लाई थी। उसने फिर अपना टिकट चेक किया और कोच B2 के निर्धारित स्थान पर जाकर खड़ी हो गई। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आती नजर आई। कुछ देर बाद नित्या को गोद में लिए अपर्णा अपनी बर्थ पर जाकर बैठ गई। उसके बगल में एक 60-65 साल की आंटी आकर बैठ गई। अपर्णा नित्या को थपथपा रही थी। नींद कच्चे में ही टूट जाने के कारण नित्या चिड़चिड़ी हो रही थी। कितने साल की है तुम्हारी बेटी? आंटी ने नित्या को देखते हुए पूछा। अपर्णा ने 2 घड़ी नित्या को निहारा, फिर मुस्कुरा के बोली, 1.5 साल की है, पर लगती छोटी है। लड़कियां बस इसी उम्र में धीरे धीरे बड़ी होती दिखती हैं, फिर तो पता ही नहीं चलता कब कंधों तक चली आईं। अपर्णा मुस्कुरा दी। आखिर वो जो भी कर रही थी अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए ही तो कर रही थी। इतनी मेहनत, बसा बसाया सारा घर मीलों दूर चेन्नई में ले जाकर दोबारा बसाना, सब उसी के लिए तो था। ट्रेन का AC चला दिया गया था। नित्या कहीं सर्दी न पकड़ ले ये सोचकर अपर्णा ने उसे हल्का मोटा ब्लैंकेट उड़ा दिया। छोटी से छोटी जरूरत का सामान भी साथ लाई हो बेटी। हाँ, कितना ख्याल है तुम्हें। छोटी है अभी आंटी, सामान तो सभी चाहिए होता है। एक अनजान औरत का यूं घुलना मिलना अपर्णा को असहज कर रहा था। वैसे भी जिंदगी ने उसको अनजान सायों से दूर, बहुत दूर रहना सिखाया था। अपर्णा नित्या को गोद में लेकर एकदम खिड़की के पास सरक गई। सोचा दूर सरक जाएगी तो आंटी भी बोलना बंद कर देंगी, पर आंटी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। बहुत प्यारी बच्ची है तुम्हारी। क्या नाम है? नित्या। तुम्हारी बेटी किसी प्ले स्कूल नहीं जाती? प्ले स्कूल का नाम सुनकर अपर्णा के चेहरे का सारा रंग उतर गया। फिर उसने खुद को संभाला और बोली, अभी प्ले स्कूल के लिए बहुत छोटी है। भाई आजकल के माँ बाप तो साल भर के बच्चों को भी स्कूल भेज देते हैं, हमारे ज़माने में तो। अचानक अपर्णा के फ़ोन की घंटी बजी। उसने मन ही मन फ़ोन करने वाले को दुआ दी और आंटी को इशारा करके फ़ोन उठा लिया। हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ABC कंसल्टिंग चेन्नई। अपर्णा जहाँ नई नौकरी ज्वाइन कर रही थी वहीं से फ़ोन था। वो जानना चाह रहे थे कि वो दिल्ली से निकली या नहीं।
अपने पहुंचने के नियत समय और बाकी जानकारी देकर उसने फ़ोन रख दिया। इतने में आंटी को विदा करने आए उनके रिश्तेदार भी चले गए। ट्रेन बस अब थोड़ी देर में चलने वाली है अम्मा, आपका खाना यहीं बीच में रखे दे रहे हैं, सामान सब आपकी सीट के नीचे है, जो भी आएगा स्टेशन पे बता दीजिएगा। फिर अपर्णा की तरफ देखते हुए बोले, बहन जी थोड़ा देख लीजिएगा, अम्मा अकेले सफ़र पे जाती नहीं है। अपर्णा अचकचा गई। नहीं वो किसी अनजान से बात करने में कोई दिलचस्पी रखती थी, नहीं चाहती थी कि कोई उससे बात करे। उसे बस जल्द से जल्द नित्या के साथ चेन्नई पहुंचना था। वो थक गई थी, दिन बहुत भारी गुजरा था, इतनी भाग दौड़, इतनी चिंता, और नित्या भी अभी थोड़ी सी देर पहले ही सोई थी। एक बार तो मन हुआ कि अम्मा और उनके रिश्तेदार दोनों से कह दे कि वो किसी का ध्यान व्यान नहीं रख सकती है। 3 दिन के लंबे सफर में वो हर वक्त किसी को अपने आसपास नहीं चाहती थी, लेकिन इस तरह से मना भी नहीं करना चाहती थी। ऐसा करने से जबरदस्ती वो खुद पर ध्यान खींचती, जो जरूरी नहीं था। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। आंटी फिर उसके पास आ गई। बिस्किट लोगी बेटा? नहीं आंटी, थक गई हूँ, बस खाना खा के सो जाऊंगी। तब तक टीटी टिकट चेकिंग करने आ गए। टिकट। आंटी वापस अपनी बर्थ पे जाके बैठ गई। खाना मिला और 9:30 तक बोगी में लाइटें बंद होनी शुरू हो गई थी। अपर्णा के कंपार्टमेंट में आंटी के अलावा तो कोई था नहीं, सो उसने भी लाइट बंद की और नित्या को दूध की बोतल देकर लेट गई। तकिए पर सर रखते ही उसने एक लंबी सांस खींची। सारा दिन जैसे किसी चकरघिन्नी की तरह उसके सामने घूम गया था। आज सवेरे ही तो दिल्ली वाले अपने कमरे में उसने कभी न खोलने के लिए ताला लगाया था। सुबह ही आकर अपना सारा सामान क्लोक रूम में जमा कर दिया था और फिर चली गई थी नित्या के प्ले स्कूल। हाँ, नित्या दिल्ली के एक प्ले स्कूल में जाती थी, पर हर किसी को ये बात बताना जरूरी तो नहीं था ना, और खासकर ऐसे वक्त में वो किसी से बात ना ही करे तो अच्छा था। नित्या को आज अपने साथ लाना आसान नहीं था। पिछले 6 महीने से वो इस दिन के इंतजार में थी। चेन्नई में एक नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके अतीत का कोई भी अंश उसके आने वाले कल को बिगाड़ सके। यही सब सोचते सोचते अपर्णा की आंख लग गई थी। नई दिल्ली स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो अचानक ही एक साथ कई पुलिस वाले ट्रेन में चढ़ाए। बोगी की सारी लाइटें जला दी गई थी। अपर्णा हड़बड़ा के उठी। शोर शराबे में नित्या भी उठ गई। वो रोने लगी थी। अपर्णा ने आसपास वालों से पूछा कि क्या बात है, तो पता चला कि पुलिस किसी गुम हुए बच्चे को ढूंढ रही थी। अपर्णा की सांसें तेज चलने लगी थी। उसने नित्या को चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर नित्या शांत नहीं हुई। एक पुलिस ऑफिसर अपर्णा के पास आया। ये बच्चा आपका है? जी, मेरी बेटी है। तो आपके चुप कराने से चुप क्यों नहीं हो रही है? अपर्णा के माथे पर पसीने की 2 छोटी छोटी बूंदें उभर आई थीं। अरे भैया, बच्ची है, कच्ची नींद से जागी है, थोड़ी तो चिड़चिड़ी होगी ही ना। काहे बेचारी को परेशान कर रहे हो? बगल वाली सीट से अम्मा बोली। आईडी दिखाइए मैडम अपना। पुलिस ऑफिसर ने अम्मा की बात को अनसुना करते हुए कहा। अपर्णा ने कांपते हाथों से अपना आईडी आगे बढ़ा दिया। मुझे आपकी बच्ची की कमर देखनी है। जिस बच्चे को हम तलाश रहे हैं उसकी कमर पे एक बर्थ मार्क है। अपर्णा सहम गई। पुलिस ऑफिसर नित्या की तरफ बढ़ रहे थे। नित्या अपर्णा के पीछे छिप रही थी। वो मम्मा मम्मा करके और जोर से रोने लग गई थी। ऑफिसर का हाथ नित्या तक पहुंचता उससे पहले ही दूसरे कंपार्टमेंट से आवाज आई, सर बच्चा मिल गया है, इधर आइए प्लीज। ऑफिसर एक जल्दबाजी भरा सॉरी बोलकर आगे चले गए। 10 मिनट बाद ट्रेन दोबारा चल दी। अपर्णा की भी सांस में सांस आई। वो नित्या को गोद में लेकर कंपार्टमेंट से बाहर चली गई। नित्या अब भी सुबक रही थी। मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए। अपर्णा ने उसको इधर उधर की चीजों में उलझा दिया। कभी बेसिन में लगे नल में, कभी ट्रेन की आवाज में, तो कभी ऊपर जलती ट्यूबलाइट में। थोड़ी देर बाद नित्या वापस सो गई। अपर्णा की जान में जान आई। एक बार तो लगा कि सारी मेहनत, सारी प्लानिंग बस बर्बाद होने को थी। आज नित्या को उसके प्ले स्कूल से लेकर वापस निकलना आसान नहीं था, और अगर नित्या की मम्मी को देर नहीं होती तो शायद वो ऐसा कर भी नहीं पाती। पिछले 6 महीने में उसने कितनी मुश्किल से नित्या की जिंदगी में अपने लिए एक जगह बनाई थी। नित्या अब उसके पास आराम से रह जाती थी। उसके समझाने पर समझ भी जाती थी। जब उसकी और नित्या की दोस्ती पक्की हो गई तो नित्या के प्ले स्कूल में नौकरी करना
नित्या उस पर पूरी तरह से भरोसा करने लग गई थी। ट्रेन में पुलिस देखकर उसका घबराना स्वाभाविक था। वो तो भला वो आंटी का जो बीच में बोल पड़ी। उसे अब और चौकन्ना रहने की जरूरत थी। नित्या के घर वालों ने उसे ढूंढना तो शुरू ही कर दिया होगा। वो अब कोई और खतरा नहीं उठा सकती थी। नित्या को चेन्नई तक ठीक ठाक पहुंचाने में ही उसकी भी भलाई थी। अपर्णा एक बार फिर पूरी बोगी का चक्कर काट आई। उसे यकीन हो गया था कि अब वो पुलिस के खतरे से बाहर थी। उसने फिर लाइट बंद की और नित्या को लेकर सो गई। हालात ने उसे आज अपराधी बना दिया था। वो एक बच्ची को उसके परिवार से दूर कर रही थी। नित्या को उसके परिवार से दूर कर रही थी। अपर्णा ने एक लंबी सांस खींचकर ख्यालों को रात के लिए अलविदा कह दिया था और सो गई थी। एक बेहद कच्ची, बेहद कमजोर, लेकिन मकसद की कामयाबी के सुकून से भरी नींद। दोस्तों, ये था मेरी मंडली की सदस्य वृशाली जैन की लिखी कहानी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस का पहला हिस्सा। कौन है अपर्णा और कौन है नित्या, और अपर्णा ने क्यों नित्या को चोरी से उसके परिवार से दूर कर दिया है, ये जानने के लिए सुनिएगा इस कहानी का अगला हिस्सा, द ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस पार्ट 2।